हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यानी फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन यानी बल तथा गति के नियम को कंप्लीट करने वाले हैं। तो संवेग पे लास्ट हम लोगों ने संवेग पे देखा था, संवेग को बस स्टार्ट ही किया था और टाइम समाप्त हो गया था। तो चलो आज संवेग का थोड़ा मजा ले लेते हैं। और हाँ, यदि आप डायरेक्ट ये वीडियो देखने आ गए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ क्योंकि पिछले वीडियो में ना मैंने सारा इंटरेस्ट ला दिया था, तो आप पहले डिस्क्रिप्शन में जाए पिछला वीडियो देख लें। हाँ, बाकी बच्चे कमेंट करते हैं सर जी कहाँ है सारा चैप्टर, या प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में बतेरे चैप्टर मैंने बता रखे हैं यार, वहाँ पे जाओ ना, यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ, यहाँ पे सर वीडियो देखने चलो, देख लो, चलो आ जाओ। तो संवेग हम लोगों ने लास्ट के पार्ट में ये देखा था ना, संवेग क्या होता है लास्ट के वीडियो में। तब संवेग के बारे में थोड़ा समझते हैं क्या होता है संवेग। यहाँ पे समझिए संवेग क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई एक मोटा है 10 kg का, है ना, एक कोई मोटा है 10 kg का, ये यहाँ 100 लिख दे, 100 kg का मोटा, 10 kg का थोड़ी होता है जी। 100 kg का कोई मोटा था, आगे आपको ठोकेगा, आपको लगेगा ना ओई, है ना। जैसे ही सोचो कि यहाँ पे ये मोटा 10 या 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आया, आपको ठोक दिया, जैसे ही लगा, है ना, जोर से लगेगा, आप भी बोलेगे ओई माँ, है ना, कांटा लगा ओई माँ। चलो तो ओई माँ को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही आपको ठोकेगा, यहाँ पे ये आप हैं, आपको ठोकेगा, आपको कोई अनुभव होगा, कोई बल लगेगा, है ना, कुछ तो लगेगा यहाँ पे, चोट, है ना, उसी को संवेग के वो संवेग लगेगा। क्या सच क्या मतलब है संवेग लगेगा। तो देखो इन दोनों के मल्टीप्लाई को ही हम संवेग बोले थे, यानी कितना द्रव्यमान है, कितने स्पीड से चल रहा है, इन दोनों का आपस में गुना भिड़ा दीजिए तो इससे हमारा संवेग बन के तैयार होता है। तो संवेग बस कुछ नहीं, मास इंटू वेलोसिटी था, यानी द्रव्यमान इंटू वेग था। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होते जाएगा संवेग बदलते जाएगा। कुछ एक क्वेश्चन ले लेते एग्जाम्पल के साथ, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु है, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका द्रव्यमान था m, ठीक है ना, वेग है इसका u या v दे देते, वेग था v मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और एक दूसरा इसके कंपैरिजन में एक वस्तु था, उसका द्रव्यमान है 3m, ठीक है ना, वेग कितना इसका 3v है, तिगुना कर दिए हैं। ध्यान से देखिएगा, या दुगना का ही ले लीजिए, दुगना का ले लीजिए, तिगना का ले लीजिए, हम तो तिगना से चलते हैं, दुगना समझ में आ जाएगा आपको इसी से। अब देखिए बोलेगा इन दोनों के वेग में क्या क्या चेंजिंग है, कितना परसेंट बढ़ा है, कितना परसेंट वेग संवेग घटा है, क्या है नहीं है। हाँ, यूनिट सदिश तो पहले क्लास में कर लिए थे हम लोगों। अब देखिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ का संवेग क्या हो जाएगा, हमारा p बराबर हो जाएगा mv, हो गया। अब यहाँ का p निकालिए तो p बराबर हो जाएगा m के जगह क्या है 3m है, इंटू v के जगह क्या है 3v है। तो यानी p इज इक्वल टू 3 तिया 9 हो जाएगा, m गुना v mv हो जाएगा। यानी आपने क्या देखा कि वस्तु के वेग और देखिए वस्तु के वेग और द्रव्यमान दोनों को 3 गुना बढ़ाने पे संवेग 9 गुना बढ़ जाता है। ये बात आप लोगों ने सीखा ना। ये था हमारा शुरुआती संवेग, है ना। इसको हम लोग संवेग का प्रारंभिक संवेग यानी इनिशियल से हम प्रारंभिक को दर्शाते हैं। और फाइनल को तो एफ से दिखाते हैं ना, पी एफ यानी फाइनल मोमेंटम और पी आई मतलब इनिशियल मोमेंटम, प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग। आपसे क्या पूछेगा, बताओ अंतर कितना का आया जी, तो हम बता देंगे भैया 9 में से एक, देखो अंतर निकालते हैं। चलो अंतर आ जाओ भैया, मारेंगे अंतर आ जाएगा। अंतर क्या, इसमें अंतिमा वाले में पहला वाला को घटा दो, अंतिम पता चल जाए, यानी पी एफ माइनस पी आई, है ना। फाइनल या P2 P1 कर लो, यहाँ पे 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, ज़्यादा आपको आसान रहेगा, है ना। P2 माइनस P1 करो तो अंतर क्या था P2 माइनस 1, P1 क्या है, P2 क्या था 9mb माइनस ये क्या हो जाएगा mb। अब बताइए 9mb में से 1 mb घट जाएगा, कितना आएगा 8 आ जाएगा ना। तो कितने का अंतर आया संवेग में, हमारा अंतर कितना गुना का है, तो 9 गुना का अंतर आ रहा है जी, है ना। 9 गुना का अंतर कितना, 9 गुना का परिवर्तन हो रहा है, अंतर कितना आ रहा है 8, है ना। अब बोलेगा प्रतिशत में अंतर निकालो, कितना प्रतिशत बढ़ा या घटा, तब कैसे निकालो, ये समझ गया ना। अंतर पूछेगा क्या करोगे, घटा दो, पहला क्या था बाद में क्या हुआ, बाद में पहले को घटा दो, आपको संवेग में अंतर पता चल जाएगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करते हैं हम लोग। बोलेगा कि चलिए अंतर तो पता चल गया, प्रतिशत बताइए कितना प्रतिशत घटा या बढ़ा। अब देखिए लाभ हानि तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लाभ हानि में वो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत हानि आप लोगों ने पढ़ा था ना, बस वही फार्मूला लग जाएगा। देखिए प्रतिशत में कितना मोमेंटम बढ़ा, यदि आपको फार्मूला पूछा जाए ना, मतलब पूछा जाए कि न्यूमेरिकल कि ये एक वस्तु का द्रव्यमान m और v वेग से चल रहा था, उसको मैंने 2m और 2v कर दिया, यानी 3m 3v कर दिया, या कुछ भी कर सकता है, कर दिया है, कितने प्रतिशत का बदलाव आया, बढ़ा या घटा, ये बताओ बबुआ। तो आप देखिए एक फार्मूला आप यहाँ पे लगाओगे, क्या फार्मूला होगा, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे P2 माइनस P1 बट्टा P1 गुना 100। सर भयंकर सा फार्मूला आ गया,
कोई भयंकर फॉर्मूला नहीं है। देखिए अंतिमा संवेग माइनस शुरुआती संवेग बटे शुरुआती संवेग गुना 100, यही तो हम लोग लाभ हानि में भी करते थे जी, याद नहीं है क्या थोड़ा बहुत वेठवा का चीज़। चलो अब P2 देखिए, P2 अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला है, कितना आया है 9 MV आया है, माइनस P1 कितना है, P1 हमारा देख लो यहाँ पे, P1 यहाँ देखो MV है, MV बटा P1 कितना, फिर से देखो P1 कितना आ जाएगा हमारा M है ना, P1 MV है गुना 100 है तो 100 रहने दो। अब बताओ 9 MV में से एगो MV जाएगा, कितना MV बचेगा बउआ लोग, बचेगा 8 MV है ना। 8 MV में से MV को भाग देंगे तो MV भाग जाएगी, गुना 100 है तो इसको 100 रहने दो, बचा क्या 8 गुना 100 यानी 800% का चेंज आया है। सर इतना ज़्यादा प्रतिशत का अंतर आ गया, अरे बहुत ज़्यादा का अंतर आ गया है, ये समझ रहे हैं ना। तो आपको बताएगा बताओ अंतर, तो मारना ही मंतर आ जाएगा अंतर। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, प्रतिशत में जब भी आपको पूछा जाएगा संवेग में परिवर्तन कितना आया तो ये फॉर्मूला लगाओगे। बोले सर एक और करा दीजिए तो मज़ा आ जाता। चलिए मैं इस बार इसको चेंज कर देता हूँ, देखिए इस बार मैं इसको चेंज करके करता हूँ, V को कर दिए 2V है ना, M को कर दिए 2M, ठीक है ना। इधर का वही रहने देते हैं, एक वस्तु का क्या किए, वेग को दुगना कर दिए, द्रव्यमान को भी दुगना कर दिए, देखते हैं क्या अंतर आता है जी। चलिए ये तो यही रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा हमारा, ये जो P2 है बेटा P2 बन जाएगा MV, तो 2 दूनी 4 M गुना V MV, तो P2 क्या आ गया हमारा, P2 को 4 MV आया है जी। तो चलो फिर से करते हैं, यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा 4 MV, तो कर दिया यहाँ पे लो जी 4 MV, 4 MV में से 1 MV जाएगा 3 MV, 3 गुना 100 यानी 300% का अंतर आएगा। बढ़ावा है ना, माइनस में आता तो बोलेगा घटेगा, प्लस में आ रहा है तो बोलेंगे बढ़ेगा है ना। बाद वाला यदि घट जाएगा तो ऐसे भी घटने वाला बात हो जाएगा। इस तरीका का आपको कोई सा भी संवेग पूछेगा निकाल दोगे क्या, अरे आराम से निकालेंगे। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप जब भी परिवर्तन देखते हैं ना, परिवर्तन समझते हैं ना, चेंज, तो देखिए परिवर्तन का जब भी बात हो ना तो आप एक सिंबल का यूज करना। सर कौन सा सिंबल है वो, तो मैं इसको मिटाने वाला हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लो। मार लिया, अरे सर मैं तो वीडियो रोक के लिखता हूँ, बहुत अच्छे बच्चे हो, जो बच्चे वीडियो रोक के लिखते हैं ना वो असल में पढ़ रहे होते हैं। बाकी आप सोच रहे हैं हाँ वीडियो देख लिए समझ में आ गया, भाई ये अभी बड़ी समझ में आएगा, फिर मैं बाद में क्वेश्चन पूछूंगा ना यूट्यूब पे कि बताना भैया बल का क्या न्यूटन था, न्यूटन को ढूंढ के मारोगे, ससुर का नाती है। यहाँ पे देखो इसको मिटाए रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान में देना है, आप जो परिवर्तन लिखिएगा ना, परिवर्तन आपको बोले संवेग में परिवर्तन लिखो, क्या लिखिए, संवेग में परिवर्तन बराबर P2 माइनस P1, कितना बार करोगे। परिवर्तन को ना एक सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है, डेल्टा सिंबल से। इसको त्रिभुज नहीं बोलेंगे फिजिक्स में, इसको डेल्टा बोलेंगे। बोले सर डेल्टा क्या होगा, जैसे यहाँ देखिए संवेग में परिवर्तन है तो डेल्टा परिवर्तन देंगे है ना। यदि यही होता बल में परिवर्तन तो डेल्टा बल देते, मोटका में परिवर्तन तो डेल्टा मोटका देते, MOTK है ना। तो परिवर्तन यानी डेल्टा। तो आप देखिए हमको कहेगा संवेग में परिवर्तन क्या हो रहा है बउआ, संवेग में परिवर्तन क्या बताए करोगे आप, P2 माइनस P1, बस बात खत्म है ना। हाँ यदि ये बोल दे संवेग में परिवर्तन की दर बोल दे, जैसे दर का बात करें ना, समैया से भाग दे दीजिएगा, इन चीज को ध्यान है, कभी भी दर के बारे में बोले समय से भाग दे दीजिएगा। बोलिएगा मोटका में परिवर्तन की दर क्या होगी, तो बोलेंगे डेल्टा मोटका है ना, डेल्टा मोटका, मोटका लिखा गया जी, मोटका ना लिख रहे थे हम, डेल्टा मोटका बटे क्या कर देंगे T, तो मोटका में परिवर्तन का दर आ गया। तो परिवर्तन का दर मतलब डेल्टा बटे T। यदि परिवर्तन पूछे तो बस P2 माइनस P1 कर दो संवेग में है ना, दर बोल दे तो T से भाग दे दो। ये था हमारा संवेग। हाँ मैं आशा कर रहा हूँ कि आप संवेग से संबंधित कुछ भी चीज़ समझ गए होंगे। यदि आप कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ दे, लास्ट बता रहा हूँ यहाँ पे ध्यान दे दो, कहेगा किसी वस्तु के संवेग को कितना गुना कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए ऐसे नहीं पूछता, आपको क्वेश्चन पूछता है यदि किसी वस्तु का संवेग, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना और द्रव्यमान आधा कर दिया, संवेग में क्या परिवर्तन होगा। आप देखिए पहले मेरा एक वस्तु था MV, यहाँ पे देखिए M था, V वेग से चल रहा था। इस बार क्या किए, M को क्या कर दिए हैं, दुगना कर दिए हैं, वेग को आधा कर दिए यानी हाफ V कर दिए हैं। तो बोले क्या परिवर्तन आएगा, देख लेते हैं, इसका निकालो, इसका हो जाएगा MV, इसका क्या हो जाएगा 2M गुना हाफ V। तो देखिए 2 से 2 पार हो गया, सॉरी यहाँ V लिखना था, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे फिर से आ गया MV। तो देखिए परिवर्तन कुछ आया क्या, यहाँ भी MV वहाँ भी MV, अब तो सारे जहाँ भी MV, क्या MV का जलवा। तो देखिए ये जो है ना परिवर्तन नहीं हुआ,
आपको इसी तरह से बहुत सारा घुमा के क्वेश्चन देता है, यदि वेग को 5 गुना कर दिया जाए, द्रव्यमान को 10 गुना कर दिया जाए, संवेग में परिवर्तन क्या होगा? तो एक नॉर्मल का निकाल लोगे, एक दूसरे का निकालो। यदि आता 9 MV तो बोलेंगे 9 गुना परिवर्तन हो गया, है ना। 8 MV 8 गुना परिवर्तन हो गया, 10 MV 10 गुना परिवर्तन आ गया। तो जैसे ही आएगा MV कर दोगे आप, समझ गए ना। अब चलिए, अब हम लोग मजा लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा मजेदार सा टॉपिक है। ये है न्यूटन दादा का दूसरा नियम। बच्चा ना फंस जाता है इसमें, और आज के बाद कभी फंसे ना तो बोलना मुझे। अब देखिए यहाँ पे कहेंगे क्यों न्यूटन का दूसरा गति नियम है क्या? एक्चुअल में ना न्यूटन का गति का नियम जो आया था ना, यही था। मेन रूप से कहा जाए ना यही है, जो F बराबर ma देखते हैं ना, यही है। क्या है न्यूटन गति का दूसरा नियम? बच्चा को पहला नियम याद रह जाता है, तीसरा नियम बस याद कर लेता है, तीसरा नियम समझ में ही नहीं आता। नहीं तो बच्चों मैं समझाता हूँ आपको, देखना बड़े प्यार समझाऊंगा। तो अब देखिए न्यूटन गति का दूसरा नियम है क्या? बड़ा मजेदार सा नियम है। आप यहाँ पे ध्यान से एक चीज को समझिएगा। आपको बोलेंगे कि संवेग में जो परिवर्तन, यहाँ पे एक चीज आएगा समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। इस चीज को समझिए। समानुपाती मतलब इधर वाला बढ़ेगा तो उधर वाला भी बढ़ेगा। यदि मैं लिखूंगा x समानुपाती y, इसका मतलब होगा x बढ़ेगा ना तो y भी बढ़ेगा, x बढ़ा तो y भी बढ़ेगा, है ना। x घटा तो y भी घटेगा। समानुपाती मतलब दोनों साइड का रिलेशन बराबर बराबर वाला। आप ज़्यादा आपको नंबर लाना है तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। यानी पढ़ाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पढ़ाई जो है ना समानुपाती नंबर के। आप ज़्यादा पढ़ोगे आपको ज़्यादा नंबर आएगा। उसी तरह से व्यू समानुपाती वीडियो के, आप जितना ज़्यादा व्यू लाओगे मैं उतना ज़्यादा वीडियो दूंगा। क्या बात सर, मजाक कर दिया आप तो। चलिए, तो समानुपाती समझ गए ना, जितना ये उतना ही वो, ये बढ़ेगा वो भी बढ़ेगा, ये घटेगा वो भी घटेगा। चलिए बस आप ये समझ गए ना, तो आप न्यूटन गति का दूसरा नियम ऑलमोस्ट समझ गए जी। क्या है न्यूटन गति का दूसरा नियम? कुछ नहीं है। पहला में कुछ था नहीं था, अभी तक कुछ पढ़े नहीं पढ़े, तो अभी इसमें कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं पढ़े, बहुत कुछ पढ़े, मजा आ गया था। चलो देखते हैं अब यहाँ पे किसको कहेंगे द्वितीय नियम। तो देखिए बताया क्या गया था, ये न्यूटन दादा के अनुसार इन्होंने कहा था कि ये जो बल होगा ना, बल कोई वस्तु है, यहाँ पे देखिए एक वस्तु है, यहाँ पे ये एम हमारा ये एम नाम का, M1 नाम का कोई वस्तु है, या एम दीजिए ना, M1 नाम का काहे के लिए देंगे, एम नाम का कोई वस्तु है, ठीक है ना। वो क्या हुआ था, उस पर हम थोड़ा सा धक्का लगा दिए, एक बार बल लगाए तो वो बेचारा भागने लगा जोर जोर से, है ना। अब कितना भागेगा, कितना जोर लगा, इन्हीं दोनों के रिलेशन को हम लोग न्यूटन गति का दूसरा नियम कहते हैं। यानी देखिए वस्तु था, एम था, उसको धक्का दिए तो वेग आ जाएगा, एम भी, यानी संवेग आ जाएगा, संवेग आएगा ना। अब वस्तु में संवेगवा आ गया, तो संवेग आ रहा है तो वो जा रहा है, उसमें बल एक आ गया, तो बल जो लगाए क्या परिवर्तन आया, यही है न्यूटन गति का दूसरा नियम। जैसे समझेंगे यहाँ पे न्यूटन साहब के अनुसार कहा गया है, किसी वस्तु पे लगने वाला जो बल होगा ना, किसी वस्तु पे लगने वाला जो बल होगा वो समानुपाती होगा संवेग में परिवर्तन के। संवेग में परिवर्तन के, संवेग में परिवर्तन क्या कहते हैं, डेल पी कहते हैं। ये तो अभी जस्ट हमने सीखा था, संवेग में परिवर्तन डेल पी, डेल्टा पी, है ना। तो अब देखिए क्या बोला था कि किसी वस्तु पे लगाया गया बल जो होगा ना समानुपाती होगा संवेग में परिवर्तन के और उसके दर के। जैसे दर बोले तो टी से भाग दे देंगे। बस यही है न्यूटन गति का दूसर का नियम। बस इसी से आपको समझना। देखिए समझते हैं, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर होगा ये वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना। क्या हुआ था, वस्तु पे जैसे बल लगाए ना तो वस्तु क्या होने लगा, संवेग आ गया। वो जो संवेग में परिवर्तन का दर आया ना उतने आया जितना जोर से हम बल लगाए, यानी हमारा बल बढ़ेगा तो संवेग में परिवर्तन वहाँ भी बढ़ेगा। चलिए इसको सही से लिखा जाए। यदि यहाँ पे देखिए m नाम का वस्तु था, इस पे u वेग से जा रहा था, तो यहाँ का यदि p1 का बात किया जाए तो mu हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यदि वहाँ का बात किया जाए, वही धक्का लगने के बाद स्पीड से चलने लगा, पहले बेचारा स्लो स्लो चल रहा था, हम धक्का लगा दिए जोर से चलने लगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ यदि p2 का बात किया जाए तो हमारा mv हो जाएगा। तो संवेग में परिवर्तन यहाँ पे ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि ये जो f होगा समानुपाती होगा p2 माइनस p1 के, बटा में t है तो बटा में t को ऐसे छोड़ दो, कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए इस चीज़ को एक लाइन में और लिख सकते हैं क्या, ये जो f है समानुपाती होगा p2 को, देखिए तो क्या लिख सकते हैं, mv लिख सकते हैं क्या, p2 को लिख सकते हैं mv, जी सर लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस दे दिए। p1 को क्या लिख सकते हैं, p1 को देखो ना जस्ट मैंने mu लिखा है तो mu दे सकते हैं, बटा में t है तो t दे दो। यहाँ तक कोई दिक्कत है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो आगे कहाँ से दिक्कत होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस चीज़ को यहाँ पे लाते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे आपको दिखने में दिक्कत हो जाएगा। उस चीज़ को यदि यहाँ लाएंगे तो ये देखिए f समानुपाती तो समानुपाती रह जाएगा, m यहाँ भी है m यहाँ भी है। क्या m भैया को हम कॉमन निकाल दें क्या, याद रखिएगा जब भी किसी गुना भाग जोड़ घटाव में जब भी देखते हैं इधर भी गुना में साथ में है उधर भी गुना में साथ में, बीच में जोड़ घटाव का सिंबल है ना, तो कॉमन ले लिया करिए। यहाँ आप देखिए इन दोनों के बीच गुना है, उन दोनों के बीच गुना है।
इधर भी देखिए बीच में घटाव का चिन्ह है तो कॉमन निकालेंगे। देखिए एम इसमें भी, एम इसमें भी, एम निकाल लिए कॉमन। यहाँ क्या बचा, वी बचा, माइनस यहाँ क्या बचा, यू बचा, कुछ नहीं बचा। नीचे में टी था तो टी रहने दो। और याद आया क्या सर, ये तो देखा हुआ लग रहा है, इसे तो पहचानते हैं हम लोग, पिछले चैप्टर में तो पढ़ा था, ए बराबर वी माइनस यू बटा टी। याद आया क्या, याद आ रहा है, बोलो ना, याद आ रहा है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब यदि देखिए इस चीज़ के पूरे टर्म के बदले में ए का प्रयोग किया जाए तो कोई गलती है क्या जी, कोई गलती नहीं है। देखो तो एफ है समानुपाती एम, तो एम ही रह जाएगा। इन सब के दद्दा के बदले में ए दद्दा का प्रयोग करेंगे तो हो गया एफ समानुपाती एम ए। अब इस समानुपाती को हटा के कांस्टेंट लाएंगे, है ना। तो देखिए एफ जो है ये इक्वल हो जाएगा के एम ए के। ये बोले सर के कहाँ से पकड़ के लिया आपने, के तो कहीं दिख ही नहीं रहा था। के कांस्टेंट है, बोलिए क्यों कांस्टेंट को लाए हैं। अब देखिए कांस्टेंट को लाने का मैं मतलब बताता हूँ। ये जो के है ना, एक ऐसा कांस्टेंट है, ये देखो यहाँ पे, यदि यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी वस्तु का मास यदि 1 kg हो, ध्यान से सुनिएगा, और एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, यहाँ पे देखिए यदि ये 1 है, ये 1 है, तो बल हमारा कितना होगा, 1 के होगा, ये दोनों बराबर होगा। यदि 1 आ जाएगा इधर 1/1 तो के का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बोलिए सर नहीं समझ पाए, क्या क्या कर दिया यहाँ पे। चलिए यहाँ पे समझते हैं। एफ बराबर क्या होता है, एम ए, बगल में के लिखा हुआ, चलो के को लिख देते हैं। एम ए के जगह, एम के जगह पे क्या है 1 है, ए के जगह पे क्या है 1 है, के जगह पे क्या है के है। एफ बराबर क्या आ गया 1 के हो गया, 1 को इधर भेज दो तो एफ का हमारा वैल्यू कितना आ गया 1 न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर क्या आ गया, के आ गया। तो क्या के जगह पे 1 का प्रयोग कर सकते हैं, जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो एफ बराबर 1 इंटू एम ए कर सकते हैं। अब देखिए इस 1 से किसी को गुना कर दो, जोड़ कर दो, घटा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एफ बराबर एम ए हमारा फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला ही तो हमारा था जान, अभी तक का इस चैप्टर का जान यही फॉर्मूला तो है ना। बल क्या था, तो अब देखिए बल के बारे में पता चला। बल वस्तु के द्रव्यमान उसके त्वरण के गुणनफल के समानुपाती, तो ऐसा बराबर होता है, समानुपाती तो छोड़ दो। क्या बल क्या है, वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बोले सर ये सब फिर क्या किया हम लोगों ने, हाँ ये सब एक जुगाड़ था वहाँ तक पहुँचने का, ठीक है ना। ये देखिए ये ऊपर वाला सेक्शन था, उसको नहीं ऐड कर दीजिएगा। बस क्या किए, एक वस्तु था बेचारा यू वेग से चल रहा था, हम थोड़ा धक्का लगा दिए, वी वेग से चलने लगा। संवेग पहले था एम यू, हो गया बाद में एम भी। हमको न्यूटन दादा ने बताया था कि बल जो होगा संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होगा। जैसे ही ये वाला काम किए तो हमारे पास ऐसा कुछ बन के आया। वी माइनस यू का वैल्यू तो ए होता है, वी माइनस यू बाई टी का वैल्यू ए होता है। अब उन सब के बदले में ए का प्रयोग कर दिया, एम तो एम रहने दिया, एफ तो समानुपाती रह गया। समानुपाती का हटा के के का इस्तेमाल किया हम लोगों ने, जहाँ के क्या था, के एक कांस्टेंट था, के का वैल्यू मैंने 1 रखा था। 1 रखा क्यों सर, यहाँ पे देखिए 1 1 रखने पे 1 ही रह जाता है, तो के का वैल्यू 1 रख दिया। 1 से किसी को गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आ गया हमारा बल। क्या आ गया, बल। अब बोलिए सर इस बल का जरा यूनिट देख लिया जाए, तो यहाँ पे देखिए मैं बल का यूनिट यहीं पे निकाल देता हूँ। अब देखिए F बराबर क्या आया हमारा, F बराबर है एम ए। अब देखिए m का यूनिट क्या होता है kg, a का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बल का एक नया यूनिट क्या आ गया जी, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आया समझे ना आप लोग। m का यूनिट kg है, मास यानी द्रव्यमान का इकाई क्या है kg होता है, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको एक और तरीके से लिखा जाता है kg मीटर सेकेंड पर पावर -2। बोलिए क्या है सर, ये देखिए बटा में ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा। तो ये हमारा एक नयका आ गया यूनिट, किसका जी, हमारे बल का। तो बल का एक यूनिट तो न्यूटन था ही, एक स्पेशल यूनिट ये भी आ गया, बल का ऐसा यूनिट ये है। इसी के बदले में न्यूटन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये काम किसका किया जा रहा था, न्यूटन साहब का, इसीलिए न्यूटन बाबा का यहाँ पे पूजा करते हैं। मजा आया क्या, बल का दूसरा गति नियम इतना ही नहीं है, अभी देखो इससे मजा आने वाला है हम लोगों को। ये जो चीज़ है ना, इसको आप जिंदगी में याद रख लोगे ना, कभी आपको चोट नहीं लगेगा, है ना। किसी को मारोगे ना वो उठ नहीं पाएगा, ये इतना खतरनाक नियम है ना। अभी देखिए इसका इस्तेमाल सिखाते हैं आपको हम, ठीक है ना। संवेग में परिवर्तन क्या था, संवेग में परिवर्तन समझ ही गए। अब देखिए न्यूटन पहले का नियम तो सबको याद रह जाता है ना, जड़त्व का ही नियम पहला नियम है, लेकिन दूसरा का नियम किसी को याद नहीं रहता। अब बताइए, आप बढ़िया से बताइए, इसी से किसी वस्तु पे लगने वाला बल समानुपाती होता है वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर के। क्या है इसमें, कुछ है क्या, कुछ नहीं था, मजाक था ये। तो इस मजाक को अपने कॉपी पे कर लो एक बार, और फिर हम लोग अब पढ़ते हैं न्यूटन गति का जो दूसरा का नियम है ना, इसका कोई इस्तेमाल है क्या। सर क्यों पढ़ें, इसका कोई इस्तेमाल तो होगा, जब तो पढ़े ना, तो हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसका इस्तेमाल देखते हैं। तो चलिए इस चीज़ का इस्तेमाल देखते हैं। तो मैं इन चीज़ को मिटाने वाला हूँ, तो आप रिलैक्स हो जाओ। तो जी साफ हो गया हमारा बोर्ड। अब देखिए हमारे पास बस एक ही चीज़ पता है कि बल जो होगा समानुपाती होगा संवेग में परिवर्तन के दर के। बोले सर फायदा क्या है।
अब देखिए समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का थोड़ा अंतर समझिएगा। ये जो बल है ना यहाँ पे, ये संवेग में परिवर्तन के समानुपाती है, जबकि समय का व्युत्क्रमानुपाती है। बोले सर ये बात कहाँ है, पहले नहीं बताया। अब देखिए आप बताते हैं। एक्स जो होगा, यदि ऐसा वाई लिखा हुआ तो इसको हम समानुपाती पढ़ेंगे। यदि एक्स बढ़ेगा तो इस समय में वाई भी बढ़ेगा। ये बात का आप लोगों को ध्यान में रखना है। लेकिन नेक्स्ट यदि हम दूसरा चीज़ के बारे में बात करते हैं, दूसरा चीज़ क्या है, यदि हमारा ऐसा हो एक्स समानुपाती का सिंबल नहीं बदलेगा लेकिन 1/y लिखा हुआ हो, तो हम इसको अलग तरीके से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे देखिए तो ये जो f है और t में कोनो व्युत्क्रमानुपाती ऐसा रिलेशन नहीं लग रहा है। ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है, 1/t है ना, 1/y तो लग रहा है रिलेशन। इसमें क्या होता है जानते हैं, यदि ये बढ़ेगा ना तो ये घटने लगेगा। बड़ा मतलब सांस बहू का चक्कर है। ये तेज होगी तो वो घुसखोर हो जाएगी, ये गुस्सा होगी तो उसको डबल गुस्सा आएगा। ऐसा नहीं होता है सर, एक को शांत होना होता है। अब देखिए x हमारा बढ़ेगा y घट जाएगा, y बढ़ेगा तो x घट जाएगा। मतलब 36 का आंकड़ा चलता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेचारा एकदम समझदार है। समानुपाती में ये बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा। अब बोलिए सर इसका बताने का फायदा। अब देखिए फायदा देखते हैं हम लोग यहाँ पे। इस चीज़ को आप समझ गए ना। बस अब देखिए इसका इस्तेमाल सिखाते हैं अपने लाइफ में, क्या इस्तेमाल करिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए, हाँ थोड़ा सा एक न्यूटन का परिभाषा सर बता दीजिए, बहुत बड़ी एग्जाम में पूछ देता है। तो एक न्यूटन का परिभाषा अब हाथ से नापना न्यूटन सिखाते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे दैनिक जीवन में क्या न्यूटन के गति के दूसरा नियम का कोई उपयोग है क्या। अरे भयंकर सा उपयोग है। पहला देखिए कराटे में, मैंने लिख रखा है कराटे में। बोले सर कराटे में उपयोग क्या, कराटा वाला जो जानता है वो फिजिक्स का चैप्टर पढ़ के कराटा सीखता है। अरे ना रे, फिजिक्स का चैप्टर पढ़ के नहीं सीखता है वो, बस वो अप्लाई करता है। हम उससे फिजिक्स सीखते हैं। कैसे, आप लोगों ने देखा होगा ऐसे करके खींच के मारता है टाइल टूट जाता है। हाँ देखा, ऐसे कैसे टूट जाता है, सर पटक के मारता है टाइल टूट जाता है। सर सही बात है, कैसे हम पटकते हैं मुंडी टूट जाता है, हाथ टूट जाता है। सर ऐसा कैसे होता है। वो लोग जानता है न्यूटन के गति का दूसरा नियम का सही प्रयोग। आज चलिए मैं आपको ये प्रयोग सिखाता हूँ कैसे इसका इस्तेमाल करना है। हमको क्या पता है, ये टी मतलब क्या है, टाइम है ना। यदि टाइम को, ध्यान से सुनिएगा, यदि टाइम को हम घटा दें तो बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन चल रहा है। टाइम को घटा दें तो बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए नॉर्मली एक यहाँ पे लकड़ी रखा हुआ है, मैं ऐसे करके मारूंगा तो बहुत टाइम लग रहा है, यहाँ तक आने में बहुत टाइम लग गया है ना, वो नहीं टूटेगा, कितना जन नहीं टूटेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसी टाइम को सट से मार रहे हैं, तो जैसे खट से मारेंगे ना वो टूट जाएगा। क्यों, रीजन है उसका कि मैं जैसे खट से मारूंगा ना तो पहले जो टाइम लग रहा था बहुत ज़्यादा टाइम था, और ज़्यादा टाइम हो गया तो बल घट जाएगा। लेकिन दूसरी बार मैंने क्या किया, टाइम को ही बहुत ज़्यादा कम कर दिया, और जैसे ही मेरा टाइम कम हुआ बल मेरा क्या हो गया, बढ़ गया। इसीलिए वो ज़्यादा बल लगा उस पर टूट गया। आप लोग ध्यान से देखिएगा, कभी देखिएगा आप लोग जब मार झगड़ा करता है पकड़ो उसको ऐसे ऐसे करते, लेकिन वही देखे कुंफू कैसे मार करता है, धैर्य से मारता है, ऐसे हाथ पीछे करता है। क्यों, ऐसे क्यों करता है, सही बात है सर, ऐसे करके ऐसे मारता है, ये क्यों करता है सर, बॉक्सिंग लड़ रहे हैं आप तो, सही बात है। अब देखिए ऐसे करके हाथ पीछे कर देता है, बस बहुत फास्ट में मारता है। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि हमको बल ज़्यादा लगाना है ना, टाइम कम करना पड़ेगा। फट से मारो, हाथ को रिवर्स ले लो, फिर से मारने के लिए हम लोग मारे एक मुक्का ऐसे करके धीरे से दिए, वो भी बोल रहा है अरे चोट नहीं लगा, है ना, और ऊपर से जल्दी से एक लाठी मार दिया, सर फूट जाएगा। उससे अच्छा क्या, आप ना न्यूटन गति का इस्तेमाल करो। कैसे सर इस्तेमाल करना है, आप देखिए, अब जाके किसी को मार के इस्तेमाल नहीं करना, बस बता रहा हूँ इस चीज़ को। आप क्या करना, जब भी आप टाइम कम करोगे ना किसी भी चीज़ में टाइम कम करो, वो क्या हो जाएगा, बल ज़्यादा लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पे नॉर्मली एक यहाँ पे ना पत्थर रखा हुआ है, पत्थर नहीं टूट भी नहीं पाएगा, वो तो लकड़ी रखा हुआ है। आप नॉर्मली हाथ से ऐसे करिए, नहीं टूटेगा। आप ना हाथ को टाइट, अपना हाथ लूज हो तो हाथ टूट गया, कस के खींच के मारना, ऐसा हाथ टूटेगा, अरे नहीं टूटेगा, है ना। आप देखना वो लकड़ी टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि वही, ये देखिए यहाँ पे कहीं भी लिखा हुआ है क्या, द्रव्यमान में बदलो। द्रव्यमान का कहीं चर्चा चल रहा है यहाँ पे, द्रव्यमान से फर्क नहीं पड़ेगा, आपका उसी द्रव्यमान का बल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, तो आप टाइम घटा दोगे, टाइम जैसे घटाओगे ना तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बल बढ़ जाएगा। इस चीज़ को समझिए ना। इसीलिए कराटे वाले में क्या करता है, कराटे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कराटे में क्या किया जाता है, कराटे में मारा जब जाता है तो टाइम बहुत कम कर दिया जाता है। टाइम जैसे ही कम करेगा उसका बल का मान बहुत अधिक हो जाएगा, चोट बहुत ज़्यादा लगेगा, इसीलिए टाइल्स वगैरह टूट जाता है। आपको बोला जाता है न्यूटन गति के दूसरे नियम का दैनिक जीवन में उपयोग बताइए, तो बताइएगा कुंफू कराटे में टाइल को तोड़ने में, है ना। दूसरा क्या उपयोग है सर, हाई जंप में ना मोटे गद्दे का प्रयोग किया जाता है। आप देखिएगा हाई जंप में, जैसे देखिए हाई जंप में ये जो कूदता है नीचे में, देखिए इतना चौड़ा सा गद्दा लगाया जाता है। इसका मैं रीजन बताता हूँ। ये देखिए ये बाउंड्री है, इसके पीछे यहाँ पे कहीं पर गद्दा लगाता है, इतना हैवी सा गद्दा, है ना। चलिए
ये हैवी सा गद्दा हो गया। सर क्यों लगाया जाता है, मैं रीज़न बताता हूँ। अब यहाँ से यदि ये बेचारा हाई जंप करेगा, जैसे इतनी पिद्दी सा बच्चा है, कैसे हाई जंप करवाइएगा, अरे कर लेगा वो, मोहन प्यारे है। अब यदि ये यहाँ से हाई जंप करेगा, ये नीचे पटकाएगा, नॉर्मली ज़मीन पे पटकाता तो चोट कस के लगता। हम यदि क्या करें, टाइम को थोड़ी देर बढ़ा दें, टाइम जैसे बढ़ेगा तो बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सास बहू का चक्कर है वहाँ पे। जैसे टाइम को हम बढ़ा देंगे तो क्या है, बल हमारा घट जाएगा, चोटबा कम लगेगा। तो यहाँ पे यही करते हैं हम ना। नॉर्मली वो ज़मीन पे यहाँ पहुँचने वाला था, अब ज़मीन पे पहुँचने से पहले उसको गद्दा पे टकराएगा, गद्दा से ज़मीन पे आते आते टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना। गद्दा से ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, जैसे टाइम ज़्यादा होगा तब तक में तो बल ही ख़त्म हो जाएगा, है ना। टाइम बढ़ते जाएगा, बल घटते जाएगा। इसीलिए जब भी कोई खिलाड़ी ये जो होता है ना, जब हाई जंप करता है, पीछे में गद्दे का प्रयोग किया जाता है। वैसे हम लोगों के बगीचे में गद्दे का नहीं, गड्ढे का प्रयोग किया जाता है। मट्टी कोड़ के रख दिया जाता है। आप उसमें देखिएगा गुना हुआ मट्टी जो होता है ना, वो जो कोड़ कोड़ के रखा जाता है, उसमें ना देखिएगा बहुत दूर तक हाथ जाता है। मतलब ओरिजिनल ज़मीन पर टकराने से पहले ना आपका टाइम बहुत ज़्यादा वो बढ़ा देगा। टाइम जैसे बढ़ेगा आपका बल घट जाएगा, अब बल घटेगा तो चोटवा नहीं लगेगा। इसीलिए हाँ, यहाँ पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बचने में, है ना। ये कराटे में भी होता है, कुंफू में भी होता है। सर कुंफू कराटे में अंतर क्या होता है? देखिए, कराटा मतलब प्रतिहार, मतलब प्रहार मारना, और कुंफू मतलब बचना, समझ गए ना। आप जैसे देखिए, कोई उधर से मुक्का मार रहा है, उधर से मुक्का मारा, मुंडिया ऐसे करके दे दिया, मटक खट से लगेगा, क्योंकि उधरों से मुक्का आ रहा था, मुंडियों से पटक दिए तो टाइम तो उसका कम लगे रहा था। अभी थोड़ा टाइम और उसको कम कर दिया, टाइम जैसे कम करिए तो बल क्या हो जाएगा, बल बढ़ जाएगा, आपको चोट ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन यही सोचिए, हम दूसरे वे में देखते हैं, यदि उधर से कोई मुक्का मारा, हमारा मुक्का यहाँ पे लगने वाला था, लेकिन हम मुंडी यहाँ कर दिए, तो यहाँ से यहाँ का टाइम तो बढ़ा दिए। मुक्का लगने वाला था यहाँ, मुंडी यहाँ कर दिए, तो ये टाइम तो बढ़ गया। आपको पता है, टाइम जैसे बढ़ेगा बल भैया घटेगा, बल घटेगा चोटबा कम लगेगा। बात समझे ना। इसीलिए आप देखिएगा, ये जो बॉक्सर वगैरह होता है ना, बॉक्सर अपना सर पीछे क्यों करता है? इसीलिए तो करता है कि जैसे बॉक्सर को मारा जाता है, देखिए ऐसे करता है वो, क्योंकि उसको पता है डायरेक्ट यदि लग जाएगा तब तो चोट बहुत ज़्यादा लगेगा। वो ये सोच के थोड़े मारता है, वो मुंडी पीछे करेगा, हम जोर देर तक मारते रह जाएं। वो सोचता मुंडी वहीं हमको वहीं पे मारना है। अब वहीं पे मारने के जैसे ऐसे करता है, वो अपना सर क्या करता है, पीछे करने लगता है। उसका बेचारा फोर्स यहीं तक का था। अब यहाँ पे हमारा रहता फेस तो चोट लगता, हम क्या करें, फेस यहाँ का, यहाँ आते हैं तो उसका बल ही घट जाएगा, क्योंकि टाइम बढ़ा बल घटा। ये देख रहे हैं ना, बहुत ये बड़ा क्रांतिकारी काम था न्यूटन दादा के, इसलिए तो सब मानते हैं उसे दादा, है ना। दूसरा देखिए, हाई जंप में गद्दे का प्रयोग हो गया, क्यों करते हैं? कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्की फर्श पे चोट ज़्यादा लगता है गिरने से। आप देखिएगा, नीचे आपका यदि प्लास्टर होगा, उस पर गिरिए, हड्डी टूट जाएगा। ऐसे करके नॉर्मली गिरिएगा, हड्डी टूट जाएगा। बोले सर नहीं टूटेगा। आप लोग मजबूत होते हो यार, है ना। और दूसरा देखिए, आप जाके मिट्टी पे गिरिए, चोट नहीं लगता है। क्यों सर? मिट्टी में ना, देखिए मिट्टी में थोड़ा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। ये क्या होता है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। वैसे यहाँ पे मजा ले लो अभी फिलहाल, ठीक है ना। मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी में हल्का दबने का गुण पाया जाता है। मिट्टी में मुक्का मारो दब जाता है वो, है ना। क्यों? क्योंकि उसके बीच में ना थोड़ा हवा वगैरह रह के ना स्पेस बनाता है, मारेंगे तो वो पचकेगा। तो मिट्टी पे जब गिरते हैं ना, तो मिट्टी ना एकदम परफेक्ट, हम लोगों को वार होने से पहले टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। टाइम जैसे ज़्यादा मिल जाता है, हमको मिट्टी पे गिरने से चोट कम लगता है। लेकिन वही पक्की पे गिरते हैं तो खटाक से गिरते हैं, वो दबता वगैरह नहीं है, टाइम नहीं घटता है, टाइम नहीं बढ़ता है। टाइम नहीं बढ़ेगा तो बल तो भाई जितना था उतना लगबे ना करेगा। ये जो ग्रेविटी एंटी खींची है वो तो कस के खींच लेगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्रिकेटर में कैच लेने वक्त, है ना। क्रिकेट में कैच लेने वक्त हाथ देखिए पीछे करता है। बोले सर क्या रीजन है ये बताओ। आज उस दिन सही से नहीं समझे। हाँ उस दिन तो मैंने बताया ना, बस बता रहा था मैं तो। यहाँ कैच लेने में हाथ पीछे करते। आप देखिए नॉर्मली कोई ऐसा खेलता है, ऐसे सुदामा की तरह खड़ा, अरे कैच आ जाओ, ऐसे कोई नहीं करता। ऐसे देखिए करता है। क्यों करता है ऐसा? रीजन है। अब देखिए बॉल यहाँ है, ये देखिए सोचिए ये बॉल है बेचारा, बॉल यहाँ आया, मैं यहीं पे कैच ले लूँगा, बॉल खट से पटकाएगा, बहुत जोर से चोट लगेगा। लेकिन देखिए बॉल आ रहा है यहाँ टकराए, मैं हाथ थोड़ा पीछे कर दूँ तो यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, टाइम को बढ़ा दिया मैंने। टाइम तो लगने वाला था यहीं पे, इस पर पटकाने वाला था यहीं पे, लेकिन पटकाते से पहले मैं यहाँ कर दिया इसको। तो ऐसे जो किया ना, यहाँ से यहाँ तक का टाइम बढ़ा दिया। अब यहाँ से यहाँ जो टाइम बढ़ा, इस दौरान क्या हुआ, टाइम जैसे ही मेरा बढ़ा बल बेचारा घट जाएगा, है ना। टाइम बढ़ेगा तो बल घट जाएगा, इससे हमको फ़ायदा हो जाता है। तो आप नॉर्मली ऐसे कैच ले लीजिएगा ना, हाथ पे चोट बड़ी जोर से लगेगा, ऐसे करके कैच लीजिए, हाथ में चोट कम लगेगा। तो जितने भी क्रिकेटर होते हैं ना, उन्हें ये नियम बताया जाता है। चलो आप भी सीख लो, नेक्स्ट टाइम में आपको फ़ायदा हो जाएगा क्रिकेट खेलने में। नॉर्मली नहीं तो दोस्त मार रहा है, ऐसे करके मुंडी दे देना, मुंह टूट जाएगा। मार रहा है ना, आप मुंडी पीछे कर लो, जैसे मुंडी पीछे करोगे ना, उसको पता ही नहीं चलो, उसको लगेगा तुम बच रहे हो, उसको क्या पता तुम साइंस पढ़ लियोगा तुम सर से। चलो यहाँ देखते हैं, गाड़ी में स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। सर ये क्यों किया जाता है?
पुराने ज़माने का गाड़ी देखे हो आप, पुराने ज़माने वाले गाड़ी में देखिए स्प्रिंग का प्रयोग नहीं होता था, इसीलिए जब ब्रेकर पार करता था ना गाड़ी का कचरा हो जाता था। बोलिए सर का है। अब देखिए यहाँ पे सोचिए एक रोड है, यहाँ पे ऐसा करके ब्रेकर दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे मैं कार ला रहा हूँ, ये बड़ा सा कार है, इस पर डायरेक्ट कार पे ऐसा बेचारा बना हुआ है। अब जैसे कार पार करेगा यहाँ पे खट से चक्का पे लगेगा, इसके पहिए पे खट से चोट लगेगा। अब पहिया डायरेक्ट बॉडी से जुड़ा होता है, पूरे बॉडी में चोट लगता है, हिलने लगता है पूरा बॉडी, है ना। लेकिन सोचो स्प्रिंग होता, ये देखिए यहाँ पे है ना, ये पहिया है, पहिया में पहले ना स्प्रिंग ऐसे करके जोड़ के तब इसको लगाया जाए ऊपर में, तो जैसे ही पहिया पे चोट लगेगा वो पहिया स्प्रिंग में जाएगा। स्प्रिंग में जगह इंटरमोलिकुलर स्पेस है, यहाँ पे इंटर स्पेस ही है, मोलिकुलर की बात ही छोड़ दो। ये दबेगा, दबते दबते ना ये टाइम क्या हो जाए, टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ेगा इस बॉडी पे असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए देखिए रेंजर के साइकिल के पीछे में बैठे हैं, कभी आपको चोट नहीं लगता, जो खट 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 करता है ऐसा वाला रोड जो होता है, तो वहाँ पे रेंजर के साइकिल के पीछे में बैठेगा सॉकड़ वाले पे, तो आपको देखिएगा महसूस नहीं होगा। हाँ दूसरे जगह बैठ के देखिए, अरे बाप रे बाप सर क्या कर रहे हो भाई साहब, अरे भैया धीरे चलाओ ना, न्यूटन गति का दूसरा नियम लग रहा है, अरे भाई छोड़ो ना तो बताना वहाँ पे कि न्यूटन गति के दूसरे नियम से बचना है ना, तो आपको स्प्रिंग का प्रयोग करना पड़ेगा। स्प्रिंग का प्रयोग करोगे झटका तो लगेगा, लेकिन झटका यहाँ आने से पहले बहुत टाइम हो जाएगा, जब तक मैं बहुत लेट हो चुकी होगी, सिमरन चली गई होगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है किसके, ये संवेग में परिवर्तन के दर के नहीं, दरवा जैसे आएगा ना, यानी समय के नहीं, दर सॉरी समय के नहीं, क्योंकि समय जैसे ही आएगा ना, समैया बढ़ेगा तो बल का तो खटिया खड़ा हो जाएगा। तो क्या तैयार हैं आप लोग बल का खटिया खड़ा करने के लिए? ये जो हम लोग अभी सीखे हैं ना, इसी से हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। बहुत मजा आता है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में। बच्चे को डर लगता है, यार मैं हूँ ना, डरते क्यों? पिछले चैप्टर में डर लगा क्या? नहीं लगा ना, तो यहाँ पे कैसे लग जाएगा? तो ये सब था ना बल का उपयोग था, बल का ना बोला जाए तो न्यूटन गति के दूसरे नियम का उपयोग था। तो न्यूटन गति के दूसरे नियम से हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों को पहला चीज मिला F बराबर ma हुआ। हाँ जिसको इसमें कंफ्यूजन है ना, कमेंट करना कि सर समझ में नहीं आया, मैं फिर से इसके लिए वीडियो मतलब पर्सनली वीडियो डाल दूंगा, टेंशन क्यों लेते हो, ठीक है ना। आपको जो दिक्कत होता है ना आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई दे दूंगा, नहीं तो उसका परफेक्ट एक वीडियो ही बना के डाल दूंगा। बोले सर मैंने तो कमेंट किया था, आपने वीडियो नहीं डाला अभी तक। यार मैं दिमाग में ही नहीं रहा, क्वेश्चन आपका क्या था याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो मैं पक्का बता दूंगा। चलिए तो इस स्लाइड को हटाते। न्यूटन सर 1 न्यूटन वो कैसे छोड़ रहे हो, भूल कैसे रहे हो? मैं कभी नहीं भूलता। अब देखिए मैं आपको हाथ से न्यूटन नापना सिखाता हूँ, कैसे नापोगे जी? अब देखिए हाथ से न्यूटन नापने का उपाय बताते हैं हम। उपाय को यहाँ पे जरा सा आप लोग समझिएगा, प्यार से समझिएगा। आप देखिए 1 न्यूटन क्या होता है, F बराबर मेरा क्या होता है, ma होता है। यदि यहाँ पे 1 आ जाए तो 1 न्यूटन हो जाएगा। 1 कैसे आएगा? यदि मेरा m बराबर 1 kg हो, m बराबर कितना हो 1 kg हो, a बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तो इस समय में हमारा F भी कितना आएगा 1 × 1 = 1 न्यूटन। समझ में है आया क्या? 1 न्यूटन है क्या? तो बोलेंगे जब किसी 1 किलो द्रव्यमान के वस्तु को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से धक्का दिया जाता है ना, यदि ऐसा बोलिए ना, जब कोई 1 किलोग्राम का वस्तु 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है तो उस वस्तु पे उत्पन्न बल को ही 1 न्यूटन कहते हैं। समझ में आया क्या? यानी 1 न्यूटन क्या है, 1 kg वाले वस्तु पर यदि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का फोर्स लगेगा तो वो 1 न्यूटन कहलाएगा। समझ में आया? अब बोलिए सर अब हमको हाथ से नापना सिखा दिए, बहुत देर हो गया सर, बहुत देर हो गया। चलिए मैं सिखाता हूँ आपको हाथ से नापना वजन, सॉरी न्यूटन। आप क्या जानते हैं F बराबर ma होता है, और ये a क्या है, त्वरण है। आप चल रहे होंगे तब तो त्वरण, यदि आप रुके हैं तो क्या त्वरण है क्या? नहीं। यदि यहाँ पे छोड़ते हैं तो एक त्वरण आता है, गुरुत्वीय त्वरण, है ना, गुरुत्वीय त्वरण। तो इस त्वरण के जगह पे F बराबर मैं mg का भी तो प्रयोग कर सकता हूँ, g भी तो त्वरण है। हाँ इस g का वैल्यू होता है कुछ अप्रोक्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड, वैसे 9.8 होता है, तो आप लोग 10 से अभी फिलहाल के लिए कामयाब होगा, 10 से फ़ायदा होगा। अभी आप लोग देखिए यहाँ पे F बराबर mg हुआ ना, आपको बोलेगा बेटा तुम्हारे पास ना 100 ग्राम का वस्तु है, बताओ कितना बल लगा रहा है तुम्हारे बल हाथ पे। हमको पता है ये जो त्वरण है कितना उत्पन्न हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा त्वरण तो 10 है, 100 ग्राम, यानी ये जो m रहता है ना हमेशा kg में रहता है। यहाँ पे देखिए मैंने kg में इस्तेमाल किया है, और ये a रहता है मीटर पर सेकेंड। यदि ग्राम में देता है तो किलो में बदलो। मैंने क्या बोला, m बराबर यदि 100 ग्राम है, 100 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, यदि इसमें भाग दे देंगे 1000 से 2 जीरो से 2 जीरो कटा 1/10 यानी 0.1 kg। 100 ग्राम बराबर कितना 0.1 kg। अब बोलेगा 1 kg, यदि तुम्हारे हाथ में 100 ग्राम का कोई वस्तु है तो कितना न्यूटन का बल लग रहा है, तो करके देख लो ना।
F बराबर एम ए, एम कितना है 0.1 गुना ए का वैल्यू, ए तो जी हो जाएगा, ए तो जी हो जाएगा, ग्रेविटी खींच रही है, उसका वैल्यू कितना है 10 है ना, पॉइंट उड़ा बटे 10, 10 से 10 कट गया, आया क्या 1, यानी 1 न्यूटन। असली समझ में आ गया ये चीज़। यानी आज के बाद आप कभी भी 100 ग्राम का कोई वस्तु उठाए हो, समझ जाना आपके हाथ में ना 1 न्यूटन का सामान है, 1 न्यूटन का बल लग रहा है आपके हाथ पे। यही आप 1 किलो का वस्तु उठा लिए हो, तो 1 किलो का वस्तु उठा लिए तो आपके हाथ पे कितना बल लग रहा है, गुड 10 न्यूटन का। जैसे कैसे, तो ये देखिए F बराबर एम ए होता है ना, एम का वैल्यू 1 है, जी का वैल्यू ए के जगह पे जी का प्रयोग करना है, क्योंकि जी अभी गुरुत्वीय त्वरण का बात कर रहे हैं, खींचेगा कौन हमारा, हाथ से तो पृथ्वी ना खींचेगी, और उसमें त्वरण उत्पन्न होता है लगभग 10 का, तो 10 से गुना करेंगे तो 10 न्यूटन का बल लग जाएगा। अब अपने दोस्त को बोलना, भाई साहब हमारे पास में 5 किलो का पत्थर है, बोलो कै न्यूटन से मारे तुमको, है ना, बस उसके देह पे गिरा दोगे ना वो पत्थर, तो सोच सकते हो 50 न्यूटन का बल लगेगा उस पर। हाथ से सीखा आप लोगों ने न्यूटन को नापना। अब आपको बोलेंगे बताओ तो, आपको हम 2.5 किलो का एक सामान, मतलब 2.5 किलो चीनी आपके हाथ में लटका हुआ, आपके हाथ पे कितना बल लग रहा है, बोले सर बल कहाँ लगेगा, बच्चा लोग बकलोल बोलेगा बल कहाँ लगेगा, लेकिन आपको पता है ना आप बकलोल तो नहीं हो, 2.5 गुना 10 करोगे, दशमलव उड़ा 10, 10, 10 खत्म हो गया, 25 न्यूटन का बल लग रहा है आपके हाथ पे, बहुत ज़्यादा होता है। और 25 न्यूटन का जो बल होता है आप कितना देर संभाल सकते हो, 1 मिनट भी नहीं, आधा मिनट बिल्कुल नहीं, बोले सर आधा मिनट तो संभाल सकते हैं, आपको विश्वास नहीं है ना प्यारे, तो आप एक काम करना, ये 25 न्यूटन बहुत ज़्यादा बल होता है ना। नॉर्मली बोलते हैं सर कहाँ बल हो, तो उठा लेते हैं हाथ से, ऐसे एक उंगली से 2.5 किलो उठा लेते हैं। आप 2.5 किलो का कुछ भी सामान लेके ऐसे कर लेना, आपका दम है ना, चैलेंज है आप में, आपके लिए एक चैलेंज है, आप एक 2.5 किलो का कोई चीज़ लो, उसको ना आप ऐसे करके ना 1 मिनट के लिए रख के देख लो, रोज आओगे कितना भी मजबूत हो आप 1 किलो वाला नहीं रख पाओगे। हम 1 किलो वाला कुछ लड़का रख सकता है, कुछ हट्टे कट्टे होते हैं भाई साहब, मेरे से भी बड़े होते हैं कुछ तो, सर आप तो बच्चे लग रहे हैं मेरे सामने, वो उठा लेंगे। लेकिन जो आप एवरेज जो होता है 9th क्लास का स्टूडेंट ना, वो 1 किलो को भी 100 ग्राम तक नहीं उठा पाएगा। आपको लग रहा है सर मजाक कर रहे हैं, आप ट्राई कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ये वाला चक्कर होता है। हाथ से नापना सीखा आप लोगों ने न्यूटन, तो चलिए इस टॉपिक को भी हटाते हैं, 1 न्यूटन भी हो गया। 1 न्यूटन का डेफिनेशन लास्ट में कह देता हूँ, यदि कोई वस्तु 1 किलोग्राम का, उस पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न है, तो वस्तु पे कुल निहित बल 1 न्यूटन कहलाता है। तो चलिए इस चीज को मिटाते हैं, इस चीज को मिटा के अब चलते हैं न्यूटन गति के तीसरे नियम पे। तो जी लो आ गए सेकेंड पार्ट पे, हमारा ये जो आ गया अब नया टॉपिक, अब गति के तीसरे नियम के बारे में पढ़ेंगे। सर इसके बारे में बचपन से ही जानते हैं, प्रत्येक क्रिया का परिणाम विपरीत प्रतिक्रिया होता है, इतना ही है क्या, अरे बिल्कुल नहीं, बहुत मजा आता है इसमें भी। अब आप लोगों ने सुना होगा कि गांधी जी को न्यूटन गति का तीसरा नियम पता नहीं था, बोले क्या है, उसको मारते थे एक गाल पे, बोलते थे लो दूसरा गाल पे ही मारो। लेकिन न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, आपको एक गाल पे मारो, आप पटाख से दूसरे गाल पे मार लो, है उसी को मार दो। लेकिन गांधी जी ना इस नियम के बड़े खिलाफ के लोग थे। चलिए मैं आपको इस नियम के बारे में कुछ अच्छी बातें बताता हूँ। न्यूटन गति का जो तीसरा नियम होता है ना, वो कहता क्या है कि आप जितना जोर से किसी को धक्का दोगे ना, वो उतना ही जोर से आपको भी धक्का देगा। बोलिए सर कैसे, आप देखिए जैसे मैं इस दीवार को यहाँ पे धक्का दे रहा हूँ, तो क्या दीवार आगे बढ़ रहा है, नहीं, क्यों सर, क्योंकि वो भी आपको उतना ही जोर से धक्का दे रहा है। बोले हाँ सर हम भी देख रहे हैं, उसका हाथ दूगो निकल रहा है दीवार से बाहर, देखिए देखिए तीन निकल रहा है। अरे ऐसा नहीं होता है, वो दिखाई नहीं देता है। आप लोग देखिएगा, आप फुटबॉल को पटकिए ज़मीन पे, आप जितना जो फुटबॉल पकड़ रखते हैं फिर वापसी आपके हाथ में ही आ जाता है। कैसे, आप जितना जोर से ज़मीन को मारे ना, ज़मीन उतने जोर से फुटबॉल को भी मारा, वो दिखाई भी नहीं दिया। बोले सर कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सोचिए ये वस्तु है, ठीक है ना, ये एम नाम का कोई वस्तु है, यहाँ पे एम नाम के किसी वस्तु से टकराया, ये इसको ठोका तो ये भी इसको ठोका, जैसे ही ठोका दोनों दो साइड जाने लगा, है ना। अब देखिए 2 फुटबॉल को एक साइड धक्का मारिए, दोनों दूसरे साइड चल देगा, क्यों, क्योंकि ये इस पे फोर्स लगा देगा, ये इस पे फोर्स लगा देगा। इसी को कहते हैं न्यूटन गति का तीसरा नियम। ये ना जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करना, आप जिंदगी में लोग के साथ है ना आप बहुत अच्छे बन के रह जाओ, लेकिन न्यूटन गति का नियम वहाँ कभी कभी काम नहीं आता है ना, एक्सपीरियंस का चीज़ है ये। तो आप सोचोगे ना ज़िंदगी में सबको वफ़ा देते रहें आपको वफ़ा मिल जाएगा, अरे ना भाई ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी में न्यूटन गति का इस्तेमाल नहीं है, फिजिक्स में है, बहुत मज़ा आता है फिजिक्स में, लेकिन आप दरअसल ज़िंदगी में चाहोगे ना कि आप हम सबको प्यार बांटते चले, बदले में मुझे भी मिलेगा, नहीं मिलता है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे, अब ये जो है ना हमारा ये पत्थर है, ठीक है ना, ये उधर गया उसको ठोका, वो भी इसको ठोका, तो मानते हैं ये हमारा ए नाम का बच्चा है, ये मेरा बी नाम का बच्चा है, दोनों अपना बच्चा है। तो हम क्या करेंगे, फोर्स जो लग रहा है ना ए पर, जो फोर्स लग रहा है किसके कारण, बी के कारण लग रहा है, तो इसको पढ़ेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, समझ गए। ए पर बल बी के कारण, जिस पर लगेगा उसको आगे रखना, क्या बोलेंगे, इस पर जो बल लगा ना ये वाला किसके कारण लगा, बी के कारण, ये इक्वल होगा उसके ही, ये जो बी पर भी बल लगेगा ना वो ए पर के, ए के कारण,
यानी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। सब इक्वल होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा, उसी के लिए माइनस का सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। और यही है हमारा गति का तीसरा नियम। क्या कहता है गति का तीसरा नियम? कि प्रत्येक क्रिया, जितना भी क्रिया होता है ना, क्रिया का परिणाम विपरीत प्रतिक्रिया होता है। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपको उतना ज़्यादा नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। आप जो बोओगे आप वो काटोगे, आप जितने अच्छे सामने वाला उतना ही अच्छा, ज़्यादातर केस में। चलो यहाँ पे देखते हैं। तो ये न्यूटन गति का तीसरा नियम है ना, बस इतना ही सफिशियंट नहीं है। इतना सोचेगा ना बस हो गया न्यूटन गति का, जान लिए प्रत्येक क्रिया परिणाम विपरीत। ये बहुत बड़ा है, आप लोग 11th में सही से फिजिक्स में पढ़ोगे, ये बड़ा लंबा पढ़ोगे। मैं छोटा छोटा कुछ पॉइंट बताता हूँ। जो न्यूटन का गति का नियम है ना, ये हमेशा ना, यहाँ ध्यान रखिए, ये हमेशा ना अलग अलग वस्तु पे लगता है। एक ही वस्तु पे आप इस्तेमाल करना चाहोगे तो ये कभी नहीं होगा। बोले सर कैसे, जरा बताइए तो हमको। जैसे यहाँ पे देखिए, आप सोचिएगा कि ये जो एक टेबल है, ठीक है ना, इस टेबल पे ना एक किताब कोई रखा हुआ है। तो बताइए, किताब इसको बल लगा रहा है किधर? इधर। तो ये भी तो किताब पे बल लगाना चाहिए, किधर? ऊपर क्यों? किताब तो उड़ने लगना चाहिए, क्यों? किताब जब पटके हैं तो किताब उस पर जाके रखा क्यों गया है? किताब तो उड़ने लगना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सेंस गलत जा रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसी किताब के लिए, इसी एम का इस्तेमाल हम ऊपर के लिए भी करते हैं, नीचे के लिए mg हो जाता है, ऊपर के लिए भी सोच रहे हैं इसी किताब पे लगाएं। नहीं, ये जो फोर्स हमेशा लगेगा ना, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए लगेगा। ये m1 अलग वस्तु था, ये m2 अलग वस्तु था। आप सोचिए एक ही वस्तु पे दोनों बल लग जाए, ऐसा संभव नहीं है। सोचिएगा कि नहीं ये जो m1 है ना, इसी के लिए इस पे ही बल लग जाए, नहीं। वो ये जो गति का जो तीसरा नियम है, ये हमेशा जो होता है ये भिन्न वस्तुओं पर लगता है, भिन्न वस्तुओं पर लगता है। पहला बात ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा बात ये है ना, सेम टाइप के बल पे प्रकृति पे काम करता है, यानी नेचर सेम होना चाहिए फोर्स का, नेचर सेम होना चाहिए। बोलिएगा सर नेचर सेम मतलब क्या? आप सोचिएगा कि हम जो है ना, यहाँ पे देखिएगा, हम ये एक जमीन पे कोई बक्सा रखा हुआ था, यहाँ पे घर्षण बल लग रहा है, उसके अपोजिट में गुरुत्वाकर्षण काम करने लगे। ऐसा कभी नहीं होता है, एक ही टाइप के नेचर पे बल लगता है। ये इधर से जा रहा था तो जाने में देखिएगा ये लुढ़क रहा था, इस पे जिस टाइप का फोर्स था टकराने में उसी टाइप का फोर्स काम आएगा। इस चीज़ को हम लोग 11th में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। फिलहाल के लिए तो बस काम चलाओ चीज़ पढ़ लेते हैं कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम है, जिसको हम लोग फ्यूचर में बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। तो पहला तो होना चाहिए एक ही वस्तु पे नहीं, भिन्न भिन्न वस्तुओं पे लगेगा। पेयर में लगता है ये हमेशा, किस में लगता है? जोड़े में लगता है, दो वस्तुओं के जोड़े पे लगता है, कभी सिंगल पे नहीं लगता है ये। दूसरा, वस्तु भिन्न होना चाहिए। दूसरा, नेचर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि यहाँ पे बताइए, आप जो करवा रहे हैं, ये जो वस्तु है इस पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है ना, अभिलंब बल है ना। आप अभिलंब बल को बराबर किसके करने को चलें? गुरुत्वाकर्षण बल के, गुरुत्व बल के। तो क्या नॉर्मल बल और ये अभिलंब बल और गुरुत्व बल एक क्या है? एक प्रकृति का है? नहीं है। तो आप कैसे इक्वल कर रहे हैं वहाँ पे? यहाँ पे ये नहीं हो रहा इक्वल। यहाँ पे इक्वल क्या हो रहा है जानते हैं? यहाँ पे हो रहा है, ये जो वस्तु है ना, यहाँ पे कहीं पे पृथ्वी है, पृथ्वी इस वस्तु को जितना जोर से खींच रहा है, ये भी पृथ्वी को उतनी ही जोर से खींच रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये गुरुत्वाकर्षण ये सेम नेचर का है, ये यहाँ पे कर रहा है न्यूटन गति का तीसरा नियम। अरे धक्का देने ही में नहीं काम करता, खींचने में भी काम करता है। हम जितने जोर से उसको खींच रहे हैं वो हमको उतने जोर से खींच रहा है। यही तो न्यूटन का तीसरा नियम है, समझ गए ना। आप देखिए, आपको न्यूटन गति का तीसरा नियम देखना है ना, आप वो स्प्रिंग वाला तराजू देखे हैं? आप भूसा वगैरह नापने में देखते होंगे, ऐसा छोटा सा ऐसा लटका हुआ रहता है, पिद्दू सा बेचारा है ना। यहाँ पे इसमें डिजिट रहता है, यहाँ पे बीच में स्प्रिंग रहता है, यहाँ पे ऐसा सा बना हुआ रहता है। इसमें लटका दो, यहाँ पे डिजिट जहाँ तक जाएगा उतना वेट हो जाता है, ठीक है। वो mg का इस्तेमाल करता है, बराबर mg का इस्तेमाल करता है, क्योंकि भार एक बल है, याद रखिए। जैसे प्यार एक धोखा है ना, उसी तरह भार एक बल है। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो है ना, यहाँ पे ये स्प्रिंग तुला है, इस पे स्प्रिंग तुला में आप दूसरे स्प्रिंग तुला को ऐसे करके आप लगा दीजिएगा, ठीक है ना। आप ऐसे करके लगा दीजिएगा तो दोनों को खींचिएगा ना, दोनों में सेम दिखाई देगा। आप किसी को इसको भी ज़्यादा खींचेगा तब पर भी दोनों में सेम ही दिखाई देगा। न्यूटन गति का तीसरा नियम ही कहता है कि आप जितना दूसरे पे लगा रहे हो वो दूसरा भी उतना ही आप पे लगाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख लेना, ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ये था हमारा न्यूटन गति का तीसरा नियम है ना। न्यूटन गति के तीसरा नियम से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं ज़िंदगी में। वो देखिए यहाँ पे बहुत सारा इस्तेमाल लिखा हुआ है। आप जब चलते हैं ना, टहलते हैं ना आप, तो आप देखिए जमीन को, ये सोच जमीन है, आप जमीन को ऐसे धक्का देते हैं, जमीन आपको आगे धक्काता है। जमीन को आप ऐसे पीछे धक्काते हैं, जमीन आपको आगे। इसी चक्कर में हम लोग चल पाते हैं। तो न्यूटन गति का नियम जो होता है ना, बहुत जगह काम आता है। आप तैरने में देखिए क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, हाथ से पानी को बोलते तू उधर जा, पानी कहता तू उधर जा, है ना।
क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होता है ना, डायरेक्शन अपोजिट होता है। तीसरा देखिए, आप समझ सकते हैं, आप जो स्विमिंग में करते हैं ऐसे हाथ पानी ऐसे करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। बोलिए सर हम तो करके थक जाते हैं, कहाँ आगे बढ़ते हैं? अरे पानी से वो आगे, पानी को धक्का दोगे तब ना, छटपट जाके करोगे, डूब जाए ऐसा में नहीं तैरा जाता है। आप रिलैक्स हो जाओ, कुछ देर सोचो, अरे डूब थोड़ी जाओगे थोड़ी देर में, है ना। उतना पानी में नहीं जाना है, नॉर्मल पानी में आप जाओ, थोड़ी देर सोचो। ऑफलाइन बच्चों को तो मैं तैरना सिखाता हूँ, क्लास में जाकर बच्चा तैर के आता है। हाँ सर मजा ले रहे हो आप, मजा नहीं ले रहे, सही बात है। आप नॉर्मली पानी में आप डूब नहीं सकते हैं डायरेक्ट। आप डूबिएगा कैसे? आप अपना फ्लैट शेप बना लीजिए, जाके डूब जाइएगा। आप अपने शेप को इस टाइप से राउंडेड कर दीजिए, इस टाइप का कर दीजिए, है ना, पैर वो देखिए तुरंत पलट के आप ऊपर चले आइएगा। क्योंकि ना पानी में एक बल काम करता है जो गुरुत्वाकर्षण का बाप है। उस बल का पता है क्या नाम है? उस बल का नाम है बायोंसी फोर्स, यानी उसको हिंदी में उत्प्लवन बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण का भी नहीं सुनता है वो, गुरुत्वाकर्षण कहता है बेटा नीचे आओ, गुरुत्वाकर्षण को अभी वो जो है ना उत्प्लवन बल कहता है आए हम बताएं तुमको, तो वहाँ पे उत्प्लवन बल तुमको ऊपर धकेलेगा। अगला चैप्टर मजा लेंगे, तैरना सीखेंगे तो ऊपर धकेलेगा। लेकिन आप ना अपना दिमाग लगाओगे ना, पानी तो आपको ऊपर धकेल ही रहा है, आप तो नीचे डूबने से रहे, आप क्या करें, पानी को आप इधर धकेलिए, आप आगे बढ़िएगा। तो चुपचाप प्यार से लेट जाना है, छटपट नहीं करना है। कुछ देर के लिए आप नीचे जाने लगोगे तो पानी को बोले चलो नीचे चलो, तुम पानी को जिससे तुम नीचे धकेलोगे पानी तुमको ऊपर धकेलेगा, तुम आगे ऊपर। अब ऐसे ऐसे करते रहो पानी नीचे। अब क्या, ऐसे भी करो ऐसे भी करो, ऐसे भी करो ऐसे भी करो, ऐसे करोगे तुमको पानी ऊपर करेगा, ऐसे करोगे तुमको आगे करेगा। इसी तरह से ऐसे ऐसे करके तैरोगे। तैरना सीखा क्या? चलो मजा आ गया। ये था न्यूटन गति का तीसरा नियम। चलो आगे देखते हैं। आप नाव पे आप लोग नहीं चढ़ेंगे। मैं बचपन से बहुत नाव पे, मेरे बगल में ही नाव है, मैं जब भी आगे जाता हूँ नाव से ही होके जाना पड़ता है। आप नाव देखिए, नाव पे जब रुकना होता है ना, तो आप देखिए नाव पे पैर रख के धक्का मारिएगा ना कि कूद जाते हैं, उस साइड बगल में आ गया, अब कूद जाते हैं, बहुत जल्दी हो रहा है। बचपन में हम लोग भी करते थे। तो यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ, अरे कहीं जगह ही नहीं बचता मेरे लिए। ये देखिए ये पानी है ना, यहाँ पे सोचिए नाव का उतरने का जगह है, यहाँ पे बेचारा नाव आके ऐसे लगा ना, आप सोचिएगा कि आप यहाँ पे टंगड़ी से ऐसे धक्का दे दीजिएगा, आप इधर आके इस पे लैंड कर जाइएगा। तो आप जैसे ही इस पे लैंड करिए नाव इधर चल जाता है, क्योंकि आप नाव को धक्का दिए उधर, तो नाव आपको धक्का दिया इधर, आप तो इधर आओगे नाव उधर चला जाएगा। तो नाव से जो नाव के किनारे पे जो कूदते हैं ना, वहाँ पे भी न्यूटन गति का तीसरा नियम दिखाई देता है। चौथा, कुएं से पानी खींचने वक्त आप देखिए पानी को ऐसे आप नीचे खींचिएगा, पानी भी आपको खींचिएगा, लेकिन आप ज़्यादा अरे फिर से आओ ऐसे करके कुएं से पानी निकालते हैं ना। तो कुएं से पानी निकालने में न्यूटन गति का तीसरा नियम का प्रयोग होता है। बंदूक चलाने में, बंदूक चलाना सीखो आप। बंदूक चलाने में देखिएगा, बंदूक से आप फायर करिए, गोली जितना स्पीड से आगे जाएगा आपका बंदूक उतनी स्पीड से पीछे आएगा। हाथ में ताकत नहीं, सर फटेगा। आप इसी अंकल को देख लो, बंदूक तो चलाने आगे, लो जी देखो कहाँ गया बंदूक। तो ये बड़ा चक्कर का बात है। तो इसके लिए आपको ना बंदूक देखिएगा, जब एक असॉल्ट राइफल, कोई भयंकर सा राइफल वगैरह होता है, उसको इस पे लेके तब चलाया जाता है ना। आप एसपीजी कमांडो या अपने जितने भी भारत के कमांडो होते हैं उन लोगों को देखेंगे, इस पे लेता है तब फायर करता है। क्यों? क्योंकि फोर्स धक्का देगा। अरे सीने में ना 56 इंच का सीना, तो ताकत है, वो रोक लेगा उस फोर्स को, है ना। गोटी जाएगा आगे, फोर्स लगाएगा पीछे। हाँ, कितना बल से गोटी आगे जाएगा, मतलब गोटी समझ रहे हो ना जी, बंदूक का छर्री है ना, बुलेट, कितना देर से बुलेट आगे जाएगा, कितना धक्का पीछे लगाया, इसके न्यूमेरिकल में हम लोग बनाने वाले हैं इस चैप्टर में। डरना नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब भी सीखेंगे। तो बंदूक चलाने में क्या होता है, आप जो फायर करते हो ना, बंदूक का गोली जितना स्पीड से आगे जाता है, बंदूक उतना ही पीछे से मतलब उतने स्पीड से पीछे आता है। बस हाथ टाइट रखना होता है, नहीं तो खर्च। बोले सर फिल्म में तो ऐसे करके पुट से मारता है, असली बंदूक थोड़ी देता है, ऐसे पुट से मार के देखा है असली बंदूक से, बंदूक घूम जाता है पूरा, है ना। तो ये है, बंदूक चलाने में भी न्यूटन के बारे में पढ़ा हुआ होना चाहिए, नहीं तो गए बंदूक ऐसे दबा दिए, मुंडी में लग गया ना। कभी कभी आप लोगों ने सुना था, हाल फिलहाल में घटना हुआ था ना गोपालगंज या कहीं पे तो हुआ था, मैंने सुना था, पेपर में देखा था कि बच्चे ने बंदूक चलाया, उसी को गोली लग गया। क्यों? वो जो धीरे से चला दिया होगा, बंदूक घूम गया, इसको फट से लगा, मतलब बुलेट नहीं लगा इसको, ये बंदूक से टूट गया, इसका पूरा यहाँ का फट के हट गया, ठीक है ना, मर गया बेचारा। क्या करोगे अब? बंदूक चलाना यार, न्यूटन गति का तीसरा नियम सीख के जाओ ना बंदूक चलाने। अगला है रॉकेट के प्रक्षेप में। प्रक्षेप मतलब उड़ना। आप देखिएगा रॉकेट क्यों उड़ता है, रॉकेट के पीछे था अंदर धुआं निकलता है। कल संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, तब बताऊंगा मैं उस चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे से। तो देखिए ये क्या होता है, मिसाइल जब लॉन्च होता है, रॉकेट जब नीचे देखिए बहुत जोर से फायर मारता है, बहुत जोर से धुआं फेंकता है, आग फेंकता है। जितना जोर से वो पृथ्वी पर लगाता है, पृथ्वी उतना ही जोर से उसको बल लगाता है, इसीलिए रॉकेट उड़ के चला जाता है। नेक्स्ट देखिए, घोड़ा के द्वारा गाड़ी खींचने में, घोड़ा से देखें टम बोला जाता था हम लोगों के इधर। वो देखिएगा, अब देखिए ये घोड़ा चल रहा है, कौन सा गाड़ी है, इस गाड़ी पे आप लोग कभी चढ़े हैं? नहीं चढ़े सर, हम तो चढ़े थे। देखिए कहाँ पे चढ़े थे सर, ये अपने इधर का नहीं, ये बिलायती घोड़ा है ना। अपने इधर का टोंगा आप लोगों ने देखा था, है ना, बड़ा बेकार सा होता था, मर्द टांगे वाला हूँ मैं, फिल्म में भी देखा होगा आप लोगों ने।
तो ये बिलैती था। देखिए घोड़ा क्या करता है, घोड़ा ना अपने पैर से ना इसको जमीन को इधर करता है, घोड़ा बेचारा आगे जाता है। तो हर जगह न्यूटन गति का तीसरा नियम है। ग्रह एवं सूर्य का जो ग्रह, ये जो ग्रह है आप जानते होंगे, सूर्य में इतना गुरुत्वाकर्षण है, सब ग्रह को खींच के रखा है, तो ग्रह उसमें कोलैप्स क्यों नहीं कर जाता, उसमें घुस क्यों नहीं जाता है? तो जितना जोर से सूर्य उसको क्या करके रखा, खींचा है ना, उतना जोर से ये भी सूर्य को खींचा है। बोले सर वो तो ज़्यादा जोर से खींचा, फिर ये क्यों नहीं खींचा रहा है? क्योंकि इसको दूसरा ग्रह उतने जोर से खींच के रखा है। तो ये बैलेंसिंग बना हुआ रहता है। तो सूर्य और ग्रह में भी, जितना भी सूर्य और ग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा सब है ना, इसमें भी न्यूटन गति का तीसरा नियम लगता है। तो न्यूटन गति के तीसरे नियम में मजा आया क्या? मजा आया तो वीडियो को करो ना लाइक। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे फिर कैसे भाई? हाँ, दूसरे बच्चे कहते हैं सर रोज वीडियो डालो ना, नहीं तो चैनल अनसब्सक्राइब कर दूंगा। यार देख लो, आप धमकी देना, धमकी दे दो, मेरे मजबूरियों को कौन समझेगा यार, कोई नहीं समझता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मचाएंगे फिर से। तब तक के लिए ओके एंड बाय बाय।